जिसको मैं दिल और जान और उससे मोहब्बत करता हूँ। मैं तो पिल पिल तुम्हारी साथ रहने को तरजीह देता हूँ। अंतिम लंबी छोड़ दी पत्ता नहीं किस फिल्म का डायलॉग था। लेकिन मेरे आंसुओं को क्या हुआ? वो वाकई बहने लगे। रोची मुंह खोलेकर और हैरत से मुझे सुन रही थी। इसका एक हाथ मेरे हाथ में था और दूसरा हाथ इसने मुंह पर रख लिया। शायद मेरी गुप सुनकर तौबा तौबा कर रही थी या फिर हैरान थी। रोची का हाथ छोड़ते हुए मैंने आखिरी डायलॉग दे मारा, आइंदा के बाद प्लीज मुझे अपनी शक्ल ना दुखाना। और मैं तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। अब मुझे नहीं पता रोची सोचती रबी कितनी देर मेरे कमरे में रही। किया मैं गैराज में गया से घर से निकल गया फिया अपना 125 निकाला और मेरी हवाइयां उड़ रही थीं। मेरे कान बंद होज थे। ये 5 मिनट के अंदर अंदर किया हो गया। मैं गैर इरादी तौर पर अपने खेतों की तरफ भगा रहा था। ये सब सोचते सोचते मेरी आंखों में आंसू जारी हो गए। मैंने आज अपनी देवी को थप्पड़ दे मारा और वही दायां हाथ जोर से बाइक के बैंडल पे दे मारा। कुछ देर बाद मैं खेतों में पहुंच गया। हमने ये खेत ठेके पर दे रखे हैं। एक तो कैश में पैसे मिल जाते हैं, दूसरा ताज़े अनाज और तीसरा जिसने ठेके पर ले रखे हैं इसने भैंसें और गाय वगैरह भी रखी है। चुनांचे ताज़े दूध भी मिल जाता है। मैं झोंपड़े नुमा डेरे की तरफ चल पड़ा। सुबह का वक्त था और डांसेस भी बढ़ती जा रही है और कामी साहिब बगैर किसी जैकेट के हवाओं से बातें करते हुए आए थे। ने मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी की और नीचे जमीन पर ही बैठ गया। अपने सर को दोनों हाथों में पकड़ लिया और सोचने लगा कि यार ये क्या हो गया, मैंने ऐसा क्यों किया। मेरा सर चकरा रहा था और मैं समझ रिबा था शायद सदमे की वजह से है, लेकिन मेरे सर को ठंडी हुआ लग गई तो शायद, जो मुझे बाद में पता चला। खैर उठकर डेरे पर आया तो ठेकेदार की बीवी जुबैदा दौर से मुझे देखते हुए चली आ रही थी। मेरे पास आकर सलाम किया और एक चारपाई पानी लेने चली गई। जब पानी लेकर आई तो मैंने गिलास पकड़ते हुए पूछा, फजल कहाँ है? कहने लगी शहर गए हैं डीजल लेने। मैंने ये सोचते हुए जेब में हाथ मारा कि उम्मी को फ़ोन करके पूछता हूँ कोई सब्जी चाहिए तो बताएं, लेकिन जेब खाली थी। मैं मोबाइल अपने रूम पर ही भूल आया। लग गए क्या मनहूस दिन है आज का। फिर ठेकेदार की बीवी जुबैदा ने पूछा खैरियत है? मैंने जवाब दिया हाँ खैरियत है। वैसे ही मिलने चला आया। दिल में सोच रहा था कि बहन की लेते लेते अपनी दीनी पड़ गई। क्या है यार, और नागवारी से दूसरी तरफ देखने लगा। इस औरत को टालने के लिए मैंने कहा मैं यहाँ कुछ देर यहाँ आराम करना चाहता हूँ धूप में, आप अपना काम करें बेशक। तो इसने ना समझते हुए कहा, अब चारपाई को धूप में ले जाए, मैं अंदर से तकिया ले आती हूँ और साथ ही चाय बनाती है। मैंने कहा अगर तेज पत्ती वाली चाय मिल जाए तो बड़ा एहसान होगा। काम मेरा बॉडी बिल्डिंग है लेकिन शौक मेरे ड्राइवरों वाले हैं। जुबैदा मुस्कुराते हुए कहने लगी, साहिब एहसान की क्या बात है, आप का अपना ही घर है, लेकिन ये बताएं खैरियत तो है? क्योंकि आप ऐसे कभी बगैर काम के आए नहीं यार। ये दुनिया की तमाम ख्वातीन में एक थानेदार जरूर छुपा होता है। इन्वेस्टिगेशन करना कोई देर नहीं लगाती। ने कहा मेरी माँ सब ठीक है, बस तबीयत ठीक नहीं। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा कुछ देर फजल से गुपशप लगाता हूँ और धूप में बैठता हूँ। मेरा जवाब सुनकर जुबियुद अंदर चली गई, लेकिन खेतों में काम करने की वजह से चुस्त भी है और फुट भी। खैर मुझे किया, मैं कौन सा गंदी निगाह से देख रहा था। कुछ देर बाद जुबैदा चाय का कप और तकिया ले आई। मैं चाय पीते हुए फिर से वही सोचने लगा कि रोची ने उम्मी का बताया होगा कि भाई मुझे ताड़ रहा था और एक बार कोशिश की मुझे करीब करने की। आगे से उम्मी क्या कहेंगी? कमीना खुला हुआ सांडे। जो कुछ भी था मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। क्या मोहब्बत ऐसी होती है? क्या महबूब को थप्पड़ मारा जाता है? बचपन से अब तक रोची मेरे साथ रही, मुझे कभी तकलीफ नहीं उठाने दी। मुझसे बेशक 1 साल ही, लेकिन थी तो बड़ी ना। मैं इमोशनल होता गया और मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मज़े की धूप और ज़हनी थकावट की वजह से मुझे नींद आ गई। अचानक मेरे सर में शदीद दर्द हुआ और मैं जाग गया। इस पास देखा तो याद आया मैं तो डेरे पर हूँ। रोशनी से लग रहा था गालिबन दिन ढल रहा है, 3 का टाइम होगा। उधर उधर नजर घुमाई तो फजल पानी के पीटर के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। मैं अपनी चारपाई से उठा, इससे थोड़ी देर बात की। वो भी मेरी आमद और यहीं सोने की वजह से हैरान था। वहां से बांक लेकर घर के लिए निकल खड़ा हुआ। मेरा घर जाने को जी नहीं चाह रहा था, लेकिन जाना भी जरूरी था। खामखाए परेशान होते रहेंगे। अब फिर सोचते हूँ अच्छा है कामी से जान छूटी हुई है।
शहर में यहाँ वहाँ घूमते टाइम गुजार रहा था। मगरिब के वक्त घर जाने लगा। आते हुए फिर ठंडी हुआ से मेरा सर दुखने लगा था। घर आया तो बांग गैराज में खड़ी और डरते घर के अंदर दाखिल सबसे पहली नज़र मरियू पर पड़ी, जो इधर उधर भाग रही थी। उम्मी कहीं नज़र नहीं आ रही थी, शायद किचन या बाथरूम में थी, और ये मेरे लिए बेहतरीन मौका था। मैं भागता हुआ अपने कमरे में आया। सबसे पहले तो अपना मोबाइल देखा। उम्मी के नंबर से 5 कॉल्स थीं और एक कॉल रुचि के फ़ोन से की गई। मैं मोबाइल को साइड टेबल पर छोड़कर गया था, जबकि अभी वो मेरे बेड पर था। इसका मतलब है कुछ कॉल्स करने के बाद घर वालों को पता चल गया होगा कि मैं मोबाइल रूम पे ही छोड़ गया हूँ। मैं बाथरूम में घुस गया और शावर लेने लगा। यही मुझसे गलती हो गई। मुझे नहाना नहीं चाहिए था। वो मैं आगे चल कर बताऊंगा। कपड़े तब्दील करके मैं बेड पर, मुझे डांसिस का शदीद एहसास हुआ। मैंने अपने ऊपर कंबल ले लिया। मेरा पूरा जिस्म टूट रहा था। कमर और कंधे दर्द करने लगे थे और मैं फिर नींद की वादियों में पहुंच गया। कुछ ही देर गुजरी थी, शायद आधा घंटा। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और उम्मी की गरजदार आवाज़ आई, कामी बेशर्म इंसान। इस वक्त मेरी हालत ये थी कि कानों में साई साई हो रही थी, पसीने से शराबूर था और थर थर कांप रहा था सर्दी से। जबरदस्ती आंखें खोलते हुए मुन ही मुन में बुड़बुड़ाया, अब माँ बहन एक होने वाली है। मुन से कंबल बनाने ही वाला था कि वालिदा मोहतरमा से जबरदस्ती मेरे मुन से कंबल बता दिया। मुझ पर नज़र पड़ते ही इनकी आंखें फैल गईं, लाल सुर्ख आंखें और उनमें नमी। पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ। होंठ सुखड़े हुए फौरन झक कर मेरे माथे पर एक हाथ रखा। माथे पर ई क्या हुआ कामी बेटे? तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। उम्मी ने तशवीश में डूब गई। मैं कुछ बोलना चाहता था लेकिन गला खुश्क था, बोल नहीं पाया। वैसे भी बोलता गया कि आपकी बेटी पर किया तो थप्पड़ दे मारा है। इसने इनकार। बोलो बेटा क्या हुआ? मैंने नहीफ सी आवाज में कहा। पता नहीं उम्मी, आज किया हो। उम्मी गालिबन समझी कि बहन को मारने की वजह से दुखी है, इसीलिए पूरा दिन घर नहीं आया और इतनी टेंशन ली कि बुखार हो गया। उम्मी फौरन मेरे ऊपर झुकी और मेरे माथे को चूमा। मैं किसी वली की तरह आंखें बंद कर चुका था। उम्मी इसी वक्त कमरे से बाहर निकले और 5 मिनट बाद वापस आए। साथ मेरे कानों को रस खोलती हुई आवाज आई, कामी। सर से पांव तक इस आवाज को सुनते ही सरशार हो गया। दिल ही दिल में कहा, मेरी रोची, अब कंबल को ना उठाना, मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। मेरे सामने उम्मी और साथ रोची खड़ी थी। दोनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। कंबल उठाते हुए रोची आगे बढ़ी और मेरे बेड के सरबाने के पास नीचे फर्श पर पंजों के बिल बैठ गई और बेकरारी से मेरे माथे पर हाथ रौए। दर्जा हरारत महसूस करते ही उसके दिल का दर्जा हरारत भी बढ़ने लगा और 2 मोटे मोटे आंसू उसके गालों पर बहने लगे। बीसी, ये क्या हो रहा है? मुजरिम तो मैं हूं, रोए रही है। कहीं मुझे ठंडी मार मारने का इरादा तो नहीं? जिसकी मीठी बेइज्जती कहते हैं। उम्मी ने फौरन रोची को उठाया और मेरी सरहाने बैठकर मुझे सारे देकर उठाने लगे। मैंने उठते हुए रोची को देखा। नंगे पांव, तंग टरोजर और सुर्ख रंग की शर्ट पहनी हुई थी, किसी प्री से कम नहीं लग रही थी। मेरा ही मुंह चिढ़ा रहे थे। मर्द की टांगें कब्र में भी हों, वो ठरक से बाज नहीं आता। यही हाल था। जो ही रोची को देखा वो मेरी आंखों में देख रही थी, लेकिन शुक्र है चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि बिल्की सी समाइल है। कामी, एक बात कहो? रोची की नशीली आवाज मुझे होश में ले आई। जी। मैंने चोरी पकड़ने जाने पर शर्मिंदा होते हैं, तेजी से कहा। ऐसी मोहब्बत में भी तुमसे करती हो? मैं हैरत ज़दा था। बिलोल, बड़ी समझ नहीं आ रही थी। एक ही रात में ऐसा किया हो गया? मैंने नीम मदहोशी की हालत में पूछा। मतलब? रोची ने हंसते हुए जवाब दिया, बाद में बताऊंगी, और मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी। फिर अचानक उठी और मुझे उठाकर चाय दी। चाय पीकर वो बाबर चली गई। मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। डोर बेल बजी। उम्मी शायद दरवाज़ा खोलने गईं। कुछ देर बाद एहसान और इश और उनकी उम्मी आगी।